हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। सो गाइज, हर एक स्टूडेंट के पास एक क्वेश्चन जरूर होता है और ये क्वेश्चन है कि एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे करें और यूजीसी नेट होने के लिए कितना सेफ स्कोर होता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। तो साथियों, इस वीडियो में जो छोटा सा वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं कि कैसे आप एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कब स्टार्ट करें और फिर उसके बाद जो है आगे के लिए कि मतलब क्या स्कोर करें, क्या क्या चीजें पढ़ें एंड आफ्टर दैट आप कैसे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये पूरी बात आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, जो एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम है, तो इस एग्जाम को सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि ये एग्जाम आप कब दे सकते हैं। तो देखो, आप दे सकते हैं जब आपका जो पीजी है, जब आपका कंप्लीट हो जाता है। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर आप दे सकते हैं। यहां पर पीजी के लिए बाउंडेशन है कि क्या आप पीजी अपीयरिंग में दे सकते हैं और या फिर पीजी आपका फाइनल होने के बाद। तो देखो, अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल होने के बाद तो दे ही सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहां पर एक बात और आती है कि कितना परसेंटेज चाहिए आपको पीजी में। तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी यानी रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 50% चाहिए होगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये 50% चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मास्टर डिग्री में आपका ओवरऑल स्कोर होना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर का मिलाकर के और फाइनल ईयर का, पूरे जो सेमेस्टर हैं आपके, तो सारे सेमेस्टर का परसेंटेज ये होना चाहिए मिनिमम। इससे एक भी कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चल जाएगा। कम अगर है आपका तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब एक बात यहां पर आती है कि सर, हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कब कर दें। देखो, अगर आपका एम है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन इवन आप ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड से शुरू कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में जैसे ही आप एडमिशन लें, बस आप अपना प्लान बिल्कुल क्लियर कर लें कि अब ये राइट टाइम है, आपको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले स्टेप आपके क्या होना चाहिए, मतलब कब स्टार्ट करें। तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया कि वैसे अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन से ही शुरू कर सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट के हो उस सब्जेक्ट को। जैसे लिटरेचर है तो लिटरेचर को पढ़ना शुरू कीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अदर सब्जेक्ट से हैं तो उस सब्जेक्ट के बेसिक्स को पकड़ लीजिए। पीजी में यानी कि जैसे ही आप मास्टर डिग्री में आते हैं तो मास्टर डिग्री में आने पर आपको तुरंत ही कुछ चीजें ले लेनी चाहिए। जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको खरीद लेने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं तो उनको आप कलेक्ट कर लीजिए, उनको देखिए कि किस तरह से मतलब पेपर पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस तरह का नॉलेज आप लेंगे, है ना। अच्छा, यहां पर आपको बेसिक चीजों पर भी बहुत फोकस करना चाहिए कि जैसे आप जिस सब्जेक्ट के हैं तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, सो टर्मिनोलॉजीज पर फोकस कीजिए। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कुछ थियरीज हैं, तो उन थियरीज पर आपको फोकस करना चाहिए सबसे पहला काम। जैसे आप प्रीवियस ईयर देख लोगे अगर, तो यहां से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या मतलब कितना डीपर लेवल होता है। तो वो सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर और अपने बेसिक पर बहुत अच्छा फोकस कीजिए। जैसे ही आप मास्टर डिग्री में आते हैं तुरंत फोकस कीजिए, है ना। इसके बाद जो है, अब बेसिक आपने देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, अब आपके पास ये होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए कि फिर आपको क्या क्या पढ़ना है।
आपने ये भी देख लिया, ये देख लिया, तो अब आगे क्या करोगे? तो आपको आगे जो है चीजें समझनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखा और आपने बेसिक पढ़ा, तो फिर इसके बाद और क्या पढ़ेंगे? अलग अलग टाइप का लिटरेचर। जैसे आप पढ़िए इंग्लिश लिटरेचर, है ना, इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ा, ठीक है, या ब्रिटिश लिटरेचर जिसे मैं कह सकता हूं। अगर आप इसे अगर ऐसे कट कर दें तो आप इसे ब्रिटिश लिटरेचर लिख लीजिए, क्योंकि ब्रिटिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश आपने पढ़ा, इसके बाद अमेरिकन लिटरेचर भी आप पढ़िए, है ना, इसके बाद आप इंडियन लिटरेचर भी पढ़िए, है ना, इंडियन लिटरेचर भी आप पढ़ेंगे। इंडियन के बाद आपको दुनिया के और भी लिटरेचर मिलेंगे, जैसे अफ्रीकन लिटरेचर है तो अफ्रीकन लिटरेचर पर फोकस कीजिए, है ना, कैनेडियन लिटरेचर है उसको देख लीजिए, कैनेडियन देखिए, है ना, जर्मन लिटरेचर देखिए, जर्मन, फ्रेंच लिटरेचर आपको देखना पड़ता है, फ्रेंच लिटरेचर, जर्मन है, फ्रेंच है, ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, है ना, डायस्पोरा वाला लिटरेचर है, मतलब अलग अलग टाइप का लिटरेचर। इवन आपके जो एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम जो इंग्लिश का होता है उसमें तो अब आपके और भी चीजें पूछ लेते हैं, जैसे कि कुछ इंडियन लिटरेचर, जैसे आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से वर्क ट्रांसलेशन में है, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हो जो इन वर्क्स का, है ना। इसके अलावा जैसे नोबेल प्राइज विनर है, अभी हो सकता है ये लिस्ट आपकी कई सारे भी लिटरेचर अलग अलग है, जैसे आपको नोबेल प्राइज विनर जो है इंपॉर्टेंट, उन पर फोकस करना चाहिए। पुलित्जर विनर जैसे हैं, पुलित्जर, तो पुलित्जर विनर्स पर फोकस कीजिए, है ना। इसके अलावा जैसे बुकर प्राइज है, बुकर प्राइज है, तो बुकर प्राइज विनर्स उन पर फोकस कीजिए। तो ये प्राइज विनर्स को भी आपको देखना चाहिए। या फिर इसके अलावा जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स है ना, तो अगर साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स हैं तो उनको देख लीजिए। ये सारे राइटर्स आपको देखने पड़ते हैं, उनके वर्क्स देखने पड़ते हैं। अब आपने इतनी चीजें तो डन कर ली, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। जैसे आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, तो इसमें क्रिटिसिज्म है और एक पार्ट है थियरी का, है ना। कल्चरल स्टडीज, आपको ये सारे जो है टॉपिक जो है आपको देखने हैं और थॉरो स्टडीज करनी है, अच्छे से समझना है। ये बात ध्यान में रखते हुए कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। अच्छा देखो, किस तरह के क्वेश्चंस को समझने का क्या मतलब है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक चीज बहुत समझ में आती है, एंड दैट इज कि जो क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं, कैरेक्टर बेस्ड ज्यादा आते हैं, ईयर, क्रोनोलॉजी। अब जब आप इनको पढ़ेंगे तो इनकी क्रोनोलॉजी है ना। जैसे अभी कल्चरल स्टडीज बताया, दलित लिटरेचर है, दलित लिटरेचर पढ़ना होगा आपको, दलित लिटरेचर पढ़ोगे। लैंग्वेज इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन, फ्यूचर पढ़ेंगे, है ना। तो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे आप। नॉन फिक्शन, कौन कौन से वर्क जो है नॉन फिक्शन में आ गए हैं वो पढ़ेंगे। वैसे तो एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो तो बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट इंग्लिश सिलेबस देखें तो वो सिलेबस बहुत लिमिटेड है, लेकिन देखिए पढ़ना है, नॉन फिक्शन आपको पढ़ना है। नॉन फिक्शन के अलावा जो है और आपको जो पढ़ना होता है, तो जैसे कल्चरल स्टडीज हो गया, लिटरेरी थियरी, रिसर्च भी आपको पढ़ना होता है, रिसर्च भी आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। अच्छा, ये सब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह से डेवलप होती है, तो इन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए आपको कोई एक बुक परचेज कर लेना चाहिए। जैसे मार्केट से आप कोई भी गाइड खरीदते हो, तो आप कोई भी गाइड खरीदोगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो मतलब बहुत स्ट्रांग होगी या बहुत बेकार होगी, मीडियम लेवल पर हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है। बेकार तो मैं किसी बुक को नहीं कहूँगा। तो जैसे अगर आपने मार्केट से गाइड खरीदा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलती हैं कि अच्छा ये है ना। फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, कुछ हेल्प आप इंटरनेट से लीजिए। ये सारा काम करके आप एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये सब पढ़ा, तो इस सब के को इवैल्यूएट करना भी तो बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएट करने के लिए देखिए आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करनी चाहिए। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस आपको करना चाहिए कि क्या चीजें आपने लर्न किया है उसको इवैल्यूएट कीजिए।
क्या चीजें आपने लर्न किया है, किस तरह से लर्न किया है, कितनी चीजें आपको याद है, उसके लिए प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट हो सकते हैं और उसको PYQs के थ्रू भी आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो। प्री PYQs है ना। अदर एग्जाम्स, अगर मान लीजिए कोई अदर एग्जाम का आपको पेपर मिल जाए, अदर एग्जाम्स पेपर, तो अगर आपको मान लीजिए किसी अदर एग्जाम का पेपर मिल गया, सेट एग्जाम है ना, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम, वो पेपर्स भी देखिए, आपकी बेहतर प्रिपरेशन होगी, है ना, एक जबरदस्त प्रिपरेशन होगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि हमने प्रैक्टिस तो किया है, क्या सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्या सेफ स्कोर है जितना हम स्कोर करें और हमारा क्रैक हो जाए। देखो सेफ स्कोर आपका शुरू हो जाता है कि अगर आपकी, क्योंकि देखो आपके लिए पेपर 1 होता है और पेपर होता है 2, 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इन दोनों को एग्रीगेट यानी दोनों को जोड़ करके आपकी मेरिट बनती है। तो अगर आपको दोनों को जोड़ करके अगर इनकी मेरिट बनती है, प्रिपेयर होती है, तो दोनों की मेरिट को किस तरह से समझना है आपको कि एग्रीगेट आपको, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश के हैं, तो क्योंकि इंग्लिश के ही बच्चे मुझे देखते हैं, तो 60% आपका मतलब स्कोर होना चाहिए। अगर आप 60% स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ में जा सकते हैं, सेफ जोन में चले जाएंगे, है ना। अच्छा, अब देखो ये वेरी कर सकता है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी हैं तो 60 से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी ऊपर, दोनों मतलब, लेकिन लगभग अगर आप 60-65 इसके बीच में अगर आप स्कोर कर लें तो आप सेफ में चले जाते हैं, सेफ जोन में, कि भाई आप सेफ हैं इतना, इस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में स्कोर करने के बाद अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो लगभग आप सेफ जोन में चले जाते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो आप जब प्रैक्टिस करें पेपर 1 पेपर 2 की, तो ये चीज ध्यान में रखें कि आप इसके आसपास हैं या इससे ज्यादा हैं कि नहीं। अगर नहीं हो तो थोड़ी और मेहनत कीजिए, थोड़ी और कोशिश कीजिए, थोड़ा अपने वीक पॉइंट्स को देखिए और समझिए। अच्छा, नेट और JRF तो मान लीजिए जैसे अब इसके बाद आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में अब आपका 3 तरह का रिजल्ट आता है। पहले तो ये 2 तरह का आता था, अब 3 तरह का रिजल्ट आता है। इसमें 3 वाइड कैटेगरीज बन गई हैं, यानी अब आप होंगे JRF, नेट, और इसके बाद आप हो जाते हैं सिर्फ एलिजिबल होंगे किसके लिए, PhD के लिए एलिजिबल। 3 तरह के रिजल्ट अब आने वाले हैं, या तो तीनों के लिए आप हो गए, जैसे अगर JRF है तो तीनों के लिए, नेट हो गए तो PhD और नेट के लिए सिर्फ PhD एलिजिबिलिटी भी है। तो ये 3 तरह से आप एलिजिबल होंगे। इनका क्या स्कोर हो सकता है, देखो इसके स्कोर के बारे में NTA कुछ नहीं कहता, बस ये है कि जो 6% होते हैं जो हायर स्कोर करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं तो 100 में जो टॉप 6 हैं वही आपके नेट JRF और मतलब नेट और JRF के लिए अभी तक लिए जाते रहे। तो आप ऐसा मान सकते हो इतना। तो ये 3 तरह का आपका रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद अगर आपका JRF हो गया तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, नेट हो गया तो आप PhD कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि PhD आपको करने में कोई दिक्कत आएगी, है ना। तो यहां पर स्कॉलरशिप मिलेगी, यहां तो आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इसके बाद PhD में तो PhD के लिए एलिजिबल होगी, है ना। तो यहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्टेप। अब असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फिर इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग स्टेट्स की, और फिर इसका एग्जाम एक कंडक्ट कराया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो NTA UGC नेट का एग्जाम होता है वो काफी डिफिकल्ट लेवल का होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा इससे इजी लेवल हो सकता है, और कभी कभार ये डिफिकल्ट उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सिलेबस वेरी करता है। ऑलमोस्ट काफी सारा सिलेबस मिलेगा, लेकिन काफी कुछ जैसे अलग अलग स्टेट्स का है तो सिलेबस नहीं मैच करेगा, है ना। तो फिर यहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एग्जाम दीजिए, और फिर जो है आपका एग्जाम निकल जाए, अगर इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते। तो ये पूरी एक प्रोसेस है कि आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद आपका जो सफर है असिस्टेंट प्रोफेसर से फिर आगे जो है आगे तक का आपका सफर रहता है। अब यहां पर एग्जाम में क्या स्कोरिंग करेंगे कि सेफ होंगे, वो डिपेंड करता है देखिए मेरिट पर।
नंबर ऑफ सीट कितनी है, अलग अलग एजेंसीज जो है वैकेंसीज निकालती हैं। टाइम टू टाइम मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म भी करता रहता हूं बच्चों को, है ना, ये चीजें। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह है तो स्कॉलरशिप आपको जैसे 35,000 के आसपास जो है रहती है, मतलब जेआरएफ की स्कॉलरशिप। तो अगर जेआरएफ हो जाते हैं तो आप रिसर्च कीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो ये वो चीज है जिससे आप मतलब आप एनटीए क्रैक करके और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप तक का जो है सफर तय कर पाते हैं। इनमें देखिए चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जैसे मैं भी अगर अपने कोर्स, जो भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, तो उन सारे कोर्सेज में ये सारी चीजों पर फोकस करवाया जाता है बच्चों का। और खास करके देखिए जैसे क्लासेस ज्वाइन करने का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपको बहुत भटकना नहीं पड़ता, इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता। जो टीचर हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जैसे अनुभव है मेरे पास, कई सालों से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और आप देख ही सकते हैं कि 2 लाख स्टूडेंट लिटरेचर लवर्स यूट्यूब पर जुड़े हैं। ऐप पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छे रिजल्ट नहीं आते, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो मतलब जैसे अगर आप चीजों को एक एक्सपीरियंस्ड के अंडर में करते हैं तो, और एक्सपीरियंस्ड के अंदर हो, साथ में अगर आपका टीचर मेहनत करने वाला हो, तो वो आपको 6 महीने में, साल भर में पूरी की पूरी गाइडेंस जो है, जैसे बच्चे 6 महीने साल भर के लिए, कोई 2 साल के लिए ज्वाइन करता है, तो धीरे धीरे चीजें आपको मिलती जाती हैं, आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाता है। और हाँ, जैसे मतलब अगर इस तरह से क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेने से क्या है, रेगुलरिटी आपकी बनी रहती है, और रेगुलरिटी के साथ साथ कंटेंट के लिए आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ती, टू द पॉइंट आपको चीजें मिलती हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि देखिए आप जब सर्च करोगे तो एक अलग लेवल की मेहनत लगेगी। जो काम आप 6 महीने में कर सकते हैं वो हो सकता है 7-8 महीने, 1 साल लगे। और यहाँ पर क्या होगा कि वो सारी चीजें बनी बनाई होंगी, तो आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ा ईजी होता है। अभी नया बैच भी हमारा चालू हुआ है और इसीलिए मैंने सोचा ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं। बाकी और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इसी सीरीज को लेकर के, आप ट्यून रहिएगा लिटरेचर लवर्स पर, और मैं आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।